क्या आपने कभी किसी भूत को लिफ्ट दी है? नहीं, मैंने दी है। शाम का समय था। रास्ता सुनसान और एक वीरान हॉस्पिटल के पास से ट्रक निकालना था। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दो औरतें और एक जली हुई लाश मैंने खुद ट्रक में बैठाकर उन्हें छोड़ा था। लेकिन वो इंसान नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हरियाणा के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम शंकर है। शंकर एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी खुद शंकर की जुबानी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने काफी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको खौफ और डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी ही इल्तिजा है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी जो भी आगे आने वाली वीडियो पब्लिश होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। दरअसल वो घटना मेरे साथ आज से लगभग 6 साल पहले हुई थी, जिसे मैं शायद अपने जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज से 6 साल पहले का वो समय था। वो एक ऐसा समय था जब हम सभी लोग काफी दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद धीरे धीरे करके बाहर निकले थे। क्या आपको भी याद है वो कोरोना, जब इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। जगह जगह मौत का खौफ फसरा हुआ था। हर रोज कई सारी लाशें हॉस्पिटल से निकल रही थी, जिनके परिजनों को उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर तो उस कोरोना काल के लॉकडाउन वाले टाइम पर भी अपने घरों से निकलकर हर रोज काम कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो ट्रक था वो एक ऐसी जगह लगा हुआ था जिस जगह से मुझे हर रोज ऑक्सीजन से भरे हुए कई सिलेंडर अलग अलग हॉस्पिटल तक पहुंचाने पड़ रहे थे, जिसके चलते उस टाइम पर मैं दिन रात ट्रक चला रहा था। उस वक्त मेरे साथ काम कर रहे मेरे कई साथी भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं नियमों के पालन की वजह से बच गया। उस वक्त मुश्किल से मुझे जितना भी सोने का टाइम मिलता था मैं उतने वक्त ही नींद लेता था। उसके बाद जैसे ही मेरे मोबाइल की घंटी बजती थी तो उसके साथ ही मैं फिर से ट्रक को स्टार्ट करता और रवाना हो जाता था। लेकिन जब कोरोना थोड़ा कम हो गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने और ले जाने का काम कम पड़ गया, तो उसके बाद मैं फिर से जब लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी और उनको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर मैंने अपने ट्रक को वापस से उसी अपने पहले वाले काम में लगा लिया था। यानी कि उस कोरोना वाले लॉकडाउन से पहले मैं अपने ट्रक को जिस सब्जी मंडी में चलाया करता था, यानी कि जो बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां होती हैं, वहां से मैं छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सब्जी लेकर आता था। और उस वक्त मेरे पास कोई बड़ा ट्रक भी नहीं था, बल्कि उस टाइम पर मैं एक छोटा ट्रक ही चलाया करता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुला था, इस वजह से मार्केट में चीजों की बिक्री पहले के मुकाबले कम हो रही थी। इसी वजह से मुझे हर रोज ही सब्जी मंडी से सब्जियां नहीं लानी पड़ती थी, बल्कि जब कभी किसी व्यापारी का फोन आ जाता था, और तो और कभी कभी तो मंडी से रात को फोन आ जाता था। मेरे पास भी कम नहीं था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। और काफी बार तो काम ना मिलने की वजह से 1-2 दिन तक मेरा ट्रक घर पर ही खड़ा रहता था, तो मुझे उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता था। और इसी चीज के चलते मैं इस कोशिश में था कि मुझे कैसे भी करके कोई ऐसा दूसरा काम मिल जाए जिस काम को मैं इस सब्जी मंडी वाले काम के साथ साथ कर सके। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता है। और जिस दोस्त का मेरे पास फोन आया था, उनका खुद का फर्नीचर का काम था। उस वक्त उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुम अपने ट्रक को मेरे पास काम पर लगाना चाहते हो तो मुझे ऐसे ही एक ट्रक की जरूरत है, क्योंकि यूपी के लखनऊ शहर के पास में एक गांव के अंदर एक जमींदार ने फार्म हाउस बनवाया जा रहा है, और उस फार्म हाउस में फर्नीचर का जितना भी सामान लगने वाला है वो सारा सामान अपनी दुकान से ही बनकर जाने वाला है। इसी वजह से मुझे हरियाणा से लखनऊ शहर के बगल में मौजूद
उस गांव तक फर्नीचर का सामान पहुंचाने के लिए किसी ट्रक की जरूरत है। और वो जो फार्म हाउस है वो कोई छोटा मोटा फार्म हाउस नहीं है। उस फार्म हाउस में फर्नीचर के सारे सामान को पहुंचाने में तुम्हें लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और तो और हर रोज ही तुम्हें वहां पर कुछ न कुछ फर्नीचर का सामान लेकर जाना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात कही मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुरंत ही उनके इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस काम को करने के लिए तैयार होकर मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की थी। क्योंकि आज भी मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उस दिन अगर मैं उन्हें उस काम के लिए मना कर देता तो शायद मेरे साथ वो डरावनी घटना कभी नहीं होती। अब जिस दिन उन्होंने मुझे मेरे ट्रक को लेकर अपनी दुकान पर आने के लिए मनाया था, मैं उस दिन शाम को लगभग 4 बजे के आसपास उनकी दुकान पर पहुंच जाता हूं। क्योंकि उन्होंने मुझे शाम के 4 बजे आने को बोला गया था, मैं वहां पर समय से पहुंच जाता हूं। तो 4 बजे पहुंचने के बाद ट्रक में सामान को लोड करते करते शाम के लगभग 6 बज चुके थे। और 6 बजने के बाद भी मुझे लगभग आधे घंटे का टाइम और लग जाता है, क्योंकि उस आधे घंटे के टाइम में उन्होंने मुझे रास्ते में जरूरत पड़ने वाले जितने भी कागजात थे वो सारे तैयार करके दिए थे, ताकि रास्ते में किसी पुलिस का कोई चक्कर न हो। अगर कोई पुलिस वाला बीच में रोक ढीले तो मैं उनको मेरे वो कागज दिखाकर आगे निकल जा सके। यानी कि अब कुल मिलाकर मैं वहां से उस सामान को लेकर शाम के 6:30 बजे के आसपास निकला था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी में पहले बताया कि मुझे उस सामान को लेकर यूपी के लखनऊ शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव में पहुंचना था, जहां पर वो फार्म हाउस बन रहा था। पर उस वक्त मुझे इस बात का भी अच्छी तरीके से पता था कि मुझे उस गांव तक पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह का वक्त हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा से लखनऊ शहर का जो सफर था वो लगभग 670 किलोमीटर का था। और उस सफर को तय करने में मुझे आराम से 7 से 8 घंटे के बीच का वक्त लगने वाला था। और फिर उसके बाद लखनऊ शहर से वो गांव कितनी दूर था इसके बारे में भी मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इसलिए मैं ये मानकर चल रहा था कि मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 से 5 बजे का वक्त हो ही जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब मुझे पूरी रात ट्रक चलाना था। लेकिन जब मैं अपने उस दोस्त की दुकान से सारा फर्नीचर लोड करवाकर ट्रक लेकर लौटने वाला था तो थोड़ी देर के लिए अपने घर रुक गया। तब मेरी बीवी ने अचानक मुझसे कहा, आज की रात ये डिलीवरी लेकर जाना ठीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने जवाब दिया, मुझे तो ये बात पहले ध्यान में नहीं आई, वरना मैं आपको लोडिंग के लिए कभी जाने ही नहीं देती। आपको पता है आज अमावस्या की रात है और आप पहली बार इतने लंबे सफर के लिए ट्रक लेकर जा रहे हो। आज से पहले आपने कभी इस ट्रक से इतना लंबा सफर नहीं किया है। मुझे डर है कि कहीं रास्ते में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो मैं जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और उससे कहने लगा, अरे भाई, मैं कोई आज पहली बार तो ट्रक नहीं चला रहा हूं। मुझे ट्रक चलाते हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है, तुम बेवजह डर रही हो। लेकिन वो चुप नहीं बैठी, गंभीर होकर बोली, ये सब हंसी ठिठोली वाली बातें नहीं है। मैंने सुना है कि आज की रात जितने भी भूत प्रेत चुड़ैलें डायन या शैतानी ताकतें होती हैं वे बेहद ताकतवर हो जाती हैं। अगर आज तुम्हें सुनसान रास्ते में कोई लिफ्ट मांगने या मदद मांगने की कोशिश करे तो तुम मत रुकना, सीधा आगे बढ़ जाना, क्योंकि अक्सर ये छलावे साधारण इंसानों का रूप लेकर लोगों का शिकार करते हैं। तुम तो हरियाणा के हो, तुम्हें ये सब बातें कम लगेगी, मगर मैंने अपना बचपन गांव में बिताया है और जानती हूं कि आज की रात क्या कहर ढा सकती है। उस दिन तो गांव में कोई शाम के बाद घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता था। मैंने उसकी बात सुनी तो बस कंधे उचका दिए और कहने लगा, तू तो हरियाणा में रहकर भी अभी तक पुराने जमाने में ही जी रही है, चल अब बस कर। कहकर मैंने हाथ में उसका बनाया हुआ टिफिन लिया, ट्रक में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते जाते भी वो मुझसे कहने लगी, जो भी कहा है उसका ध्यान रखना। लेकिन मैं तब थोड़े गुस्से में था तो बस मुंह बनाकर उससे कह दिया, हाँ भाई ठीक है, और ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। मुझे तब ये अंदाजा तक नहीं था
कि कभी कभी जो व्यक्ति हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करता है, उसकी बातों का हम ही सबसे कम मान रखते हैं। उस दिन शाम के लगभग 7:30 बजे मैं ट्रक लेकर अपने सफर के लिए रवाना हुआ और अब मेरा इरादा सीधा हाईवे पकड़ने का था। खाना तो साथ में ही था, तो बीच में कहीं रुकने का सवाल ही नहीं था। यही सोचकर मैंने हाईवे पर चढ़ने के बाद ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन उस वक्त मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रक में मैं बैठा हूं, उसके पीछे लगा हुआ सामान आगे चलकर मेरे लिए कितनी भयानक मुश्किलें लेकर आने वाला है। ट्रक के अंदर लकड़ी के फर्नीचर के साथ साथ ही कुछ थोड़ा बहुत शीशा भी था, जो कि उस फार्म हाउस में लकड़ी के अंदर लगने के ही काम आने वाला था। यानी कि कुल मिलाकर उस वक्त मेरे ट्रक के अंदर पीछे की तरफ, ट्रक के जो दोनों साइड के पहलू थे, उसके बिल्कुल सटाकर ही वो सारी चीजें रखी हुई थीं, जिसकी वजह से बीच वाली जो जगह थी वो बिल्कुल खाली थी। और उसी तरह से उस सामान को लेकर अब मैं लगातार नॉन स्टॉप चलता जा रहा था। रात के लगभग 2 से 2:30 बजे तक मैं करीब करीब लखनऊ शहर के पास में पहुंचने ही वाला था। अब रात के वक्त वैसे ही हाईवे थोड़े खाली रहते हैं। मैं पूरी रफ्तार में ट्रक दौड़ा रहा था, इसलिए उतने ही वक्त में लखनऊ तक पहुंच गया। लखनऊ आते आते मुझे अचानक याद आया कि अरे, जो टिफिन बीवी ने दिया था वो तो मैंने अब तक खोला ही नहीं। मगर तब तक मैं शहर में एक ऐसे मोड़ तक पहुंच गया था जहां रुकने का सवाल ही नहीं था। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे जो मुझे वहां ट्रक रोकने नहीं देते। तब मैंने सोचा कि आगे थोड़ा शहर से बाहर जाकर खाना खा लूंगा। मैं उस गांव का नाम पता जो मुझे बताया गया था, राह चलते लोगों से पूछते पूछते हाईवे से एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ा। ये कच्चा रास्ता बड़े बड़े खेतों के बीच से होकर आगे बढ़ रहा था, कभी कच्चा तो कभी पक्का रास्ता। और मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था क्योंकि उसमें पीछे लकड़ी के साथ साथ शीशा भी लोड था। अगर जरा सा झटका लग गया या गड्ढे में पहिया बैठ गया तो शीशा टूट सकता था। ये बात उस दुकानदार ने सख्त लहजे में समझाई थी, इसलिए मैं बेहद संभल कर गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। लखनऊ से जैसे ही गांव की ओर मुड़ा तो अचानक मेरा पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। मुझे काफी तेज भूख लगने लगी थी। मैंने तय किया कि आगे किसी अच्छी जगह रुककर खाना खा लूंगा, मगर उस सुनसान कच्चे रास्ते में रुकने का मेरा मन बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई दुकान या रुकने लायक स्थान तक दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर घनघोर अंधेरा मानो किसी खौफ की दास्ता बयां कर रहा हो। लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद मैं एक पक्की सड़क तक पहुंच गया। सड़क तो ठीक हो गई थी, मगर आसपास का माहौल और भी डरावना और सुनसान लगने लगा। आगे चलकर मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा जर्जर मकान दिखाई दिया, जो बस एक मंजिला था और ठीक उसके बगल में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। मुझे लगा यहीं रुककर खाना खा लेता हूं। मैंने ट्रक पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया और अंदर बैठकर सुस्ताने लगा। फिर मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और साइड की खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे कर हाथ धोए। अब मैं अपनी सीट पर बैठकर खाना खाने लग गया। खाना खाते खाते अचानक मुझे कहीं बेहद करीब से सिसक सिसक कर रोने की आवाजें सुनाई दी। आवाजें ठीक मेरे आसपास से ही आती प्रतीत हो रही थीं। पहला ख्याल तो यह आया कि कहीं मेरा मोबाइल तो कुछ चलने लग गया है, इसलिए मैंने आगे सीट पर रखा हुआ फोन उठाया, मगर उसमें तो कुछ चल ही नहीं रहा था। नेट भी बंद था। तभी मैंने देखा कि घड़ी में रात के 2:45 बजने वाले थे। अमावस्या की रात। मैं एक सुनसान सड़क के किनारे एक पुराने जर्जर मकान और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा हूं, और ठीक उस वक्त मुझे सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने उस आवाज को तब तो नजरअंदाज किया, मगर जैसे ही दूसरा निवाला लिया तो अब वही आवाजें 2 अलग अलग लोगों के सिसकने जैसी सुनाई दी, जैसे 2 लोग साथ बैठकर बेबस होकर रो रहे हों। पहले तो मुझे वो आवाज कुछ अजीब लगी, लेकिन फिर
जब मैंने उस टाइम को देखा, तो टाइम को देखने के बाद मैं मेरे मन ही मन में सोचा कि भला इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है। पर तभी जैसे ही मैंने तीसरा निवाला लिया, तभी जिस खंडर के पास में खाना खा रहा था, उसके जर्जर गेट पर लगी लाइटें खुद बेखुद बंद चालू होने लगी। मेरे मन में डर का तूफान उठ खड़ा हुआ, जबकि वो इतने टाइम से तो बंद पड़ी थी। अब जैसे ही वो ट्यूबलाइट जली और वहां पर उसकी रोशनी हुई, तो मुझे सामने का कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। साथ ही जब उस ट्यूबलाइट की रोशनी उस गे के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी, तो मुझे दिखाई दिया कि उस बोर्ड पर किसी हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। उस हॉस्पिटल के नाम को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये कोई पुराना बंद पड़ा हॉस्पिटल है। और तभी अचानक से ही मुझे उस हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल अंदर से वो आवाज काफी तेजी से सुनाई देने लगी। और अभी तक जो कोई सिफसिस किया मार मार कर रो रहा था, वो अब काफी तेजी से रोने लगा था, जैसे कि उसको किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख है और वो उस दुख की वजह से रो रहा है। अब जैसे ही ये चीज हुई, तो उस चीज की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था और बीच में ही अपने खाने को छोड़कर ट्रक का फाटक खोलकर मैं अभी नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में मेरी बीवी की कही बात याद आती है। और उस बात की याद आते ही मैं एक बार फिर से अपने ट्रक के फाटक को बंद करके सीट पर बैठा बैठा कुछ सोचने लगता हूं कि कहीं मेरी बीवी ने मुझसे जो कुछ कहा था वैसा ही तो यहां पर नहीं है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी फिर से वो दर्द भरी हुई कराहते हुए रोने की आवाज मुझे सुनाई देती है। और इस बार उस आवाज को सुनकर मैं सोचता हूं कि अरे यार, ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। हो सकता है सच में ही यहां पर किसी को मदद की जरूरत हो, और एक बार नीचे उतरकर देखने में क्या जाता है। यही बात सोचते हुए मैं फाटक खोलकर मेरे ट्रक से नीचे उतरता हूं। उस वक्त जब मैं अपने ट्रक से नीचे उतर रहा था, तो मैंने मेरा खाना भी सीट पर बिल्कुल वैसे ही बीच में ही छोड़ दिया था। और नीचे उतरने के बाद मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर ली थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक के कैबिन से उतरकर आगे की तरफ चलने लगा, तो मुझे नीचे की तरफ से उस पीपल के पेड़ के पत्तों के टूटने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस वक्त वहां पर नीचे की तरफ काफी सारे पीपल के टूटे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे और मैं उन्हीं पत्तों के ऊपर चलता जा रहा था। लेकिन जब मैं उन पत्तों के ऊपर से होकर जा रहा था, तो आसपास के इलाके में फैले हुए सन्नाटे को उन पत्तों के टूटने की आवाज चीरती जा रही थी। तभी मुश्किल से 10 से 12 कदम चलते ही मैं उस हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच जाता हूं। अब जैसे ही मैं उस गेट के सामने पहुंचा ही थी कि हॉस्पिटल के गेट की लाइट फिर से अजीब तरीके से जप जप करने लगती है और लगभग 10 से 15 सेकंड तक जप जप करने के बाद वो बंद हो जाती है। अब जैसे ही वो ट्यूबलाइट बंद हुई और वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा छा गया, तो मुझे मन ही मन में हल्का हल्का डर लगने लग गया था और मेरी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थीं। मेरा दिल धक धक करने लगा था, क्योंकि मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा होता था कि जब कभी भी मैं किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लेता था या फिर मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई दे जाता था जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं होता था, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। घबराहट में मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता था, जिसकी वजह से मैं जोर जोर से सांसें भी लेने लगता था। अब ठीक वैसी ही हालत उस वक्त भी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक पुरानी जर्जर पड़ी हुई बिल्डिंग थी, जिसका हर एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन उस गेट के बाहर सड़क के ऊपर खड़े खड़े ही देखने पर मुझे दिखाई देता है कि सामने की तरफ जो अंदर वाला गेट था और उस गेट के बगल में जो पर्ची काटने वाली खिड़की थी, उस खिड़की के अंदर अब भी लाइट जली हुई थी, जैसे कि कोई वहां पर आज भी मरीजों की पर्ची काटने के लिए कोई मौजूद हो।
इसके साथ ही उस हॉस्पिटल का जो अंदर वाला गेट था उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का शटर वाला गेट लगा हुआ था। ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि अंदर एक पारदर्शी शटर लगा हुआ है और उसके पीछे मुझे कुछ हरकत होते दिखाई दी, जैसे कोई सफेद ड्रेस में नर्स खड़ी हो, पास में एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला आदमी एक व्हील चेयर को धक्का दे रहा हो और उस व्हील चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ भी था जिसका चेहरा पूरी तरीके से एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उस चीज को देखकर मैं मेरे मन ही मन में वहां पर खड़ा खड़ा सोचता हूं कि जब इस हॉस्पिटल में डॉक्टर और मरीज है तो फिर इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों कर रखी है, कोई इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाता। लेकिन हो सकता है कि यह सरकारी हॉस्पिटल हो और हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल की हालत तो सभी जानते हैं। इसके अलावा वहां पर उस पीपल के जो सूखे हुए पत्ते थे वो चारों तरफ काफी ज्यादा फैले हुए थे। उन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर पिछले कई सालों से किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाया हो। पर उस वक्त मुझे तो अपनी आंखों के सामने उस हॉस्पिटल के अंदर परछाई काटने वाली खिड़की की लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही थी, साथ ही डॉक्टर और मरीज भी दिखाई दे रहे थे। और अभी ये सब चीजें देखते देखते ही जिस तरफ वो डॉक्टर उस मरीज को उस व्हील चेयर के ऊपर लेकर गया था, उसी तरफ एक नर्स भी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर जाती हुई मुझे दिखाई देती है। अभी वो नर्स मुझे अपनी आंखों के सामने उस गलियारे से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे ही रही थी कि तभी चलते चलते ही उस नर्स के कदम रुक जाते हैं और वो वहां पर रुककर अपनी गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखती है। लेकिन जिस वक्त वो अपनी गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखती है, उस वक्त उसने अपनी गर्दन को इतनी तेजी से, यानी कि किसी बिजली की रफ्तार के साथ बिल्कुल झटके से मेरी तरफ घुमाकर देखती है, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन या फिर कुछ और ही हो। और फिर मेरी तरफ उस तरीके से लगभग 3 से 4 सेकंड तक देखने के बाद उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आती है और वो उसी तरीके से मुस्कुराते हुए फिर आगे की तरफ निकल जाती है। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी मुझे फिर से बिल्कुल वैसी ही किसी की कराह कर रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है। पर तभी गौर से सुनने पर मुझे समझ में आया कि वो आवाज उस हॉस्पिटल के उस गेट के पास से आ रही है। जिस गेट के बिल्कुल ठीक सामने अभी मैं सड़क पर खड़ा हुआ था, वो उस गेट के बिल्कुल अंदर की तरफ से आ रही थी। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त उस जर्जर पड़े हुए हॉस्पिटल के बाहर जहां मैं खड़ा था, वो उस हॉस्पिटल का बड़ा वाला गेट था जो सड़क के बिल्कुल पास में था और उससे थोड़ा आगे लगभग 10 से 20 कदम चलने के बाद एक दूसरा गेट और था जिसके ऊपर वो लोहे का शटर लगा हुआ था और उसी लोहे के शटर के बगल में वो पर्ची काटने वाली खिड़की बनी हुई थी। लेकिन अब जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि वो कराह कर रोने की आवाज उस बड़े वाले गेट के बिल्कुल अंदर की तरफ से आ रही है, तो मैं धीरे धीरे अपने कदमों को उस हॉस्पिटल गेट की तरफ बढ़ाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदमों को उस गेट की दहलीज की तरफ बढ़ाना शुरू किया, तो भी वो जो 2 लोगों की रोने की आवाज आ रही थी, अचानक से ही एक आवाज ऐसी आती है कि जैसे कोई मेरे को उस गेट की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गया हो, क्योंकि उस वक्त रोते रोते ही अचानक से उनमें से एक की हंसने की आवाज आई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो और अचानक आप उसकी पसंद का कोई खिलौना या चीज उसे थमा दे तो वो पल भर में खिलखिलाकर हंसने लगे। ठीक वैसे ही उस वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी थी। एक पल के लिए तो उस आवाज को सुनते ही मेरे कदम वहीं की वहीं रुक गए थे, लेकिन फिर भी मैं वापस से अपने कदमों को उस गेट की तरफ बढ़ाता हूं और लगभग 5 से 7 कदम चलते ही मैं उस गेट के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही मैं उस गेट के अंदर पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि उस गेट के बिल्कुल बगल में अंदर की तरफ दीवार के पीछे एक औरत बैठी हुई है। पर वो औरत उस वक्त वहां पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ में एक लड़की भी थी और वो दोनों किसी तीसरे शख्स के पास में बैठी उस तरीके से रो रही थी। लेकिन वो जो तीसरा शख्स था, उसको देखकर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उन दोनों की तरह जिंदा हालत में है, क्योंकि उस वक्त वो नीचे फर्श के ऊपर बिल्कुल लेटा हुआ था
और उसके ऊपर सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद कपड़ा डाला हुआ था। उस चीज को देखकर मैं समझ गया कि शायद ये जो कोई भी है ये मर चुका है, और ये दोनों अब इसके मरने की वजह से ही रो रही हैं, जैसे दोनों उसकी मौत का शोक मना रही हों। अब एक पल के लिए तो ये बात पता चलते ही मेरा मन हुआ कि शायद ये मर गया है, इसी वजह से ये दोनों रो रही हैं, तो मेरा यहां पर कुछ काम नहीं है। यही सोचते हुए मैं वहां से वापस बाहर की तरफ निकलने लगता हूं। लेकिन तभी वो जो औरत थी वो मेरी तरफ देखकर ही रोने लगी थी, और उसको मेरी तरफ देखकर रोता हुआ जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं उससे ये पूछ ही लेता हूं कि अरे बहन जी, क्या हुआ? आप इस तरीके से क्यों रो रही हो? जबकि मैं ये बात जानता था कि शायद वो उस शख्स के मरने की वजह से ही रो रही है। तो अब मेरे ऐसा पूछते ही वो औरत रोते रोते ही उस लाश के बगल से खड़ी होकर चलते हुए मेरी तरफ आती है और फिर मुझसे कहती है कि भाई साहब, मेरा बेटा मर गया है। इसको मरे हुए लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम हो गया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से इसकी लाश को ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस या फिर कोई दूसरा साधन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस तो इस हॉस्पिटल में पिछले काफी लंबे टाइम से ही खराब पड़ी हुई है, और ना ही उस खराब एम्बुलेंस को किसी तरह से जुगाड़ करके चलाने वाला कोई ड्राइवर है। हॉस्पिटल वाले यही कह रहे हैं कि लाश को तुम लोगों को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मेरी आंखों में जैसे खून दौड़ गया। मैंने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ठिकाने लगाना पड़ेगा मतलब? तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो औरत मुझसे कहती है कि अरे, मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग हम लोगों से ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को अपने स्तर पर ही लाश को अपने घर तक लेकर जाना पड़ेगा। हम लोगों के पास लाश को घर तक भिजवाने का कोई भी साधन नहीं है। मुझसे इतना कहकर वो अपनी गर्दन को उस गेट से थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाते हुए कहती हैं कि लगता है आप यहाँ पर अपनी कोई गाड़ी लेकर आए हैं, तो अगर आप मेरे बेटे की लाश को थोड़ा आगे आने वाले गांव तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझसे ऐसा कहकर वो औरत मेरे सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी थी। अब एक माँ को अपने बेटे की मौत के बाद उसकी लाश को अपने घर तक ले जाने के लिए जब मैं उस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, और मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की लाश को तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हालांकि मैंने उसे ये बात कह तो दी थी, लेकिन उसे बात कहते ही मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि यार, आज तक मैंने कभी भी मेरे ट्रक के अंदर किसी की कोई लाश नहीं रखी है, तो कहीं इस चीज की वजह से आगे चलकर मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैं पुमियार कते में टेक हाथ में इमा करने में सोनी में। अब ये सब बातें मैं इस वजह से सोच रहा था क्योंकि मुझे बीच बीच में मेरी बीवी की कही हुई बातें याद आ जाती थीं, लेकिन फिर से मेरा खुद का मन मेरी बीवी की कही हुई बातों के ऊपर हावी हो जाता था, और मैं सोच लेता था कि अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेचारी कितने टाइम से यहाँ पर बैठी बैठी रो रही है, तो उसको मदद की जरूरत है, अपन मदद कर देते हैं। हो सकता है कभी अपने साथ भी कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आज अगर अपन इन लोगों की मदद करेंगे तो कल को भगवान वहां पर अपनी मदद के लिए भी जरूर किसी न किसी को भेजेगा। यही बात सोचते हुए मैं उस औरत से कहता हूं कि तुम जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक यहां पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे आगे सामान पहुंचाना है। अब जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो दोनों उस लड़के की लाश को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक तरफ से वो जो लड़की उस लड़के की लाश को उठा रही थी वो ठीक तरीके से उसको उठा नहीं पा रही थी। अब उस चीज को देखकर मैं खुद ही उस लड़के के कंधों की तरफ जाकर उसकी लाश को उठाने लगता हूं। साथ ही वो औरत जो उसकी मां थी, उसने उसके पैरों को पकड़ रखा था। अभी मैं उस लड़के की लाश को उसके कंधों के बल पकड़कर मेरे ट्रक की तरफ ला ही रहा था कि तभी जब मैं उन पीपल के सूखे पड़े हुए पत्तों के ऊपर चलते हुए उस लाश को अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से की तरफ उस औरत के साथ लेकर जा रहा था, तो तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस लाश के ऊपर वो जो सफेद कपड़ा डला हुआ है, उसके अंदर से मुझे एक अजीब सी सीटी जैसी या फिर हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उस पल मेरा दिल दहक उठा, जैसे कुछ रूह कंपा देने वाला हुआ हो। तभी जिस औरत ने उस लाश के पैरों को पकड़ा हुआ था, उसने अचानक अपनी पकड़ छोड़ दी और लाश बीच में ही लटकने लगी। मगर अगले ही पल वो जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लाश को फिर से ऊपर उठा लेती है। उस दृश्य में मेरा सारा ध्यान
उस लाश से आती अजीब सी आवाज से हट गया। मैंने जैसे तैसे उस लाश को ट्रक के पीछे थोड़ी सी बची हुई जगह में रखवाने में मदद की। फिर उस औरत से कहा, आप दोनों आगे मेरे साथ कैबिन में बैठ जाओ। ये सुनते ही वो औरत बोली, तुम ऐसा करो कि मेरी बेटी को आगे बैठा लो, मैं पीछे अपने बेटे की लाश के साथ बैठूंगी। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। तब मैंने देखा कि वो लड़की तो कहीं है ही नहीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो आसपास होगी, इसलिए मैंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और बैठ गया। इससे पहले कि वो लड़की बैठने आती, मैंने अपना खाना वाला टिफिन जो डैशबोर्ड पर खुला हुआ था जल्दी से बंद किया और वहीं रख दिया। फिर मैं बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी मेरा ध्यान अस्पताल के गेट की ओर गया। वो लड़की वहीं गेट के पास खड़ी एकटक मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें जैसे सीधी मेरे अंदर तक छुप रही थीं। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, गर्दन बाहर निकाली और जोर से पूछा, क्या तुम्हें आगे बैठना है या नहीं? बस इतना कहना था कि वो लड़की धीरे धीरे चलने लगी, सीधी ट्रक की ओर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, उसकी निगाहें मेरा पीछा करती रहीं। उसकी ये बेरुख और खोई सी निगाहें मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थीं, जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि कुछ बेहद रहस्यमय और भयावह हो। फिर भी मैंने उन बातों को दिल में दबा लिया और जैसे ही वो ट्रक के कैबिन में बैठी, मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो लड़की मेरे ट्रक के कैबिन के अंदर आकर बैठी और उसके बाद मैंने चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता है। मैं बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन ट्रक हर बार एक अजीब सी स्टार्ट होने जैसी आवाज करके बंद हो रहा था, जबकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जब ये हुआ तो मैं मन ही मन में बार बार चाबी घुमाते हुए सोचता हूं कि बड़ी अजीब बात है, अभी कुछ दिन पहले ही तो इसकी बैटरी चेंज करवाई थी, तो फिर इतनी जल्दी बैटरी में दिक्कत कैसे होने लगी? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा ना? ये होगा भी नहीं। मुझसे ये बात कहकर वो लड़की वहां पर अजीब तरीके से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी थी। उसके अंदर से अलग से ठिठकियां निकल रही थीं, जैसे कि वो जोर जोर से हंसना तो चाहती हो, लेकिन शायद किसी चीज की वजह से उसने अपनी हंसी रोक रखी हो। पर उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब लड़की है। पीछे की तरफ इसकी मां के साथ इसके भाई की लाश पड़ी हुई है और ये यहाँ पर इस तरीके से ट्रक स्टार्ट ना होने की वजह से हंस रही है। अभी ये सब चीजें हो ही रही थीं कि तभी मेरे फोन में एक अजीब सी टिन की आवाज आती है, और वो जो टिन की आवाज थी वो किसी और चीज की नहीं बल्कि मैसेज की आवाज थी। जैसे ही वो आवाज हुई तो मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ही चालू होती है और उसकी होम स्क्रीन के ऊपर मुझे व्हाट्सएप का एक मैसेज दिखाई देता है, और वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मेरी बीवी का था, जिसमें उसने लिख रखा था कि पहुंच गए क्या? आज पता नहीं मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। पूरी रात हो गई लेकिन मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही। अब जैसे ही मैंने मेरी बीवी का वो इतना लंबा मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। अभी मैं अपने मोबाइल का मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी उस मैसेज को पढ़ते पढ़ते ही अचानक से मेरी नजर नीचे कॉलेजी की तरफ जाती है, और जैसे ही मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है तो मुझे उस लड़की के पैर दिखाई देते हैं। जब मैंने उन पैरों को देखा तो बस मैं उसके पैरों को देखता ही रह गया। अब यहां पर मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद उस वक्त मुझे उस लड़की के जो पैर थे वो उल्टे दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आ गया था कि शायद वो कोई चुड़ैल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की के पैर बिल्कुल साधारण इंसान की तरह सामने की तरफ ही थे, पर उस वक्त उसके जो पैर थे वो पूरी तरीके से सफेद थे। यानी कि जहां तक के भी उसके नीचे के पैर मुझे दिखाई दे रहे थे वो पूरे के पूरे पैर बिल्कुल इस तरीके के थे जैसे कि वहां पर उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी ना हो, क्योंकि जब इंसान के शरीर के अंदर से पूरा का पूरा खून खाली हो जाता है तो शायद इस वजह से उसका शरीर उस तरीके से अपने आप ही सफेद पड़ने लगता है। लेकिन
उस वक्त उन सफेद पैरों के साथ साथ मुझे उसके अंदर पैरों की जो नसें थीं, वो काली काली नसें पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी ही दिखाई दे रही थीं। अब उसके उन अजीब से सफेद पैरों को देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि बड़ी ही ताज्जुब की बात है। आज से पहले तो मैंने किसी के भी पैरों को इस तरीके का नहीं देखा था, लेकिन फिर मैं मेरे मन में ये भी सोच लेता हूं कि शायद इसको भी कुछ न कुछ बीमारी होगी। यही बात सोचकर मैं अपने फोन को साइड में रखता हूं और एक बार फिर से अपने ट्रक को चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं और इस बार की कोशिश में मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया था। अब जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद मैं अपने ट्रक को वहां से रवाना कर लेता हूं, लेकिन उस हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते ही सड़क इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ आ गई थी कि मैं अपने ट्रक को मुश्किल से 5 से 7 की स्पीड में ही चला पा रहा था। उस वक्त वो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी, लेकिन वहां से निकलते ही वो लड़की अपने नाक को थोड़ा सा अजीब तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ाकर सांस लेने लगी थी। जैसे ही वो उस तरीके से बार बार सांस लेने लगी तो इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो खुद ही मुझसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे ट्रक के अंदर कुछ खाने की चीज रखी हुई है, कुछ मीठे का सामान है? अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे ये पूछा तो हाँ, मेरे पास खाने का टिफिन रखा हुआ है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम थोड़ा बहुत खा सकती हो। ऐसा मैं उससे कहता, उससे पहले ही उस लड़की की खुद की नजर मेरे टिफिन की तरफ चली जाती है और उस टिफिन को देखते ही वो मुझसे बिना पूछे ही मेरे टिफिन को उठाकर इतनी तेजी से उस टिफिन को खोलने लगती है कि जैसे वो पिछले कई सालों से भूखी हो और उसको कुछ खाने के लिए मिला ही ना हो, खास तौर पर कुछ मीठा। क्योंकि उस वक्त मेरे टिफिन के अंदर मेरी बीवी ने मेरे लिए खीर बनाकर डाली थी और उस खीर की वजह से ही शायद उसको उस तरीके की वो खुशबू आ रही थी। लेकिन अब जब उस लड़की ने खुद से ही मेरे टिफिन को उठा लिया था और वो उसको खोलकर खाने लगी तो मैंने उसको मना करना भी ठीक नहीं समझा। अब एक तरफ मैं उस टूटी फूटी सड़क के ऊपर 5 से 7 वाली स्पीड में ट्रक चला रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की लपक लपक कर किसी भूखे भेड़िए की तरह मेरे टिफिन में मौजूद खाने को खा रही थी और पीछे की तरफ वो जो औरत थी वो अपने बेटे की लाश के साथ बैठी हुई थी। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त मेरे पास जो ट्रक था, उस ट्रक में केबिन के और पीछे वाले हिस्से के बीच में एक खिड़की के जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके ऊपर एक पारदर्शी कांच लगा हुआ था। इस कांच के अंदर से पीछे वाला इंसान आगे का सब कुछ देख सकता था और केबिन में बैठा हुआ इंसान पीछे का सब कुछ देख सकता था। लेकिन शायद उस वक्त वहां पर उस ट्रक के अंदर इंसान तो सिर्फ एक ही था और वो था मैं। बाकी का क्या था, इसका उस वक्त तक मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना ही मुझे ये पता था कि इस ट्रक में इस वक्त सिर्फ मैं एक अकेला ही इंसान हूं। बाकी का जो कुछ भी है वो इंसानों की दुनिया से कोसों दूर है। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब उस हॉस्पिटल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक उसी 5 से 7 वाली स्पीड में धीरे धीरे हिलते डुलते अपने ट्रक को चलाने के बाद जैसे ही चलते चलते सामने वाले मिरर से मेरी नजर पीछे की खिड़की से होते हुए उस वक्त मेरे ट्रक में पीछे की तरफ जो कुछ भी हो रहा था उसके ऊपर जाती है। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो पीछे की तरफ जो कुछ भी हो रहा था उसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो जो लाश थी, उस लाश के ऊपर से उस औरत ने उस सफेद कपड़े को हटा रखा था और वो पीछे बैठी बैठी उस लाश की आंखों के साथ कुछ कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो क्या कर रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसा कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देखा था। दरअसल जैसे ही उस शीशे के अंदर से मुझे पीछे की खिड़की से होते हुए पीछे का दिखाई देने लगा तो मैं देखता हूं कि उस वक्त उस औरत के हाथों में 2 बड़ी बड़ी हड्डियां हैं और
वो उन हड्डियों को हवा में ऊपर की तरफ उठाते हुए कुछ कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन दोनों हड्डियों के बीच में एक नींबू के जैसा कुछ था। पर वो नींबू उन दोनों हड्डियों से बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा था, बल्कि वो खुद से ही हवा में अपने आप ही ऊपर उठा हुआ था। वो दोनों हड्डियां जिस तरफ भी हिल रही थीं, वो नींबू भी उसी तरफ घोल घोल घूम रहा था। इसके साथ ही मैंने एक गड्ढे में टायर लगने पर थोड़ा झटका लगने जैसा नाटक करते हुए जब अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाकर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, तो उस औरत के चेहरे को देखते ही मेरी वही की वही फटकर पीछे हट गई थी। क्योंकि 2 से 3 सेकंड के लिए जैसे ही मेरी नजर उस शीशे में उस औरत के चेहरे के ऊपर पड़ी, तो उस औरत के चेहरे को देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। उस वक्त उस औरत का जो चेहरा था, उस चेहरे की चमड़ी पूरी तरीके से गायब थी और उसके ऊपर एक सूखा हुआ मांस था, जिसके ऊपर से खून की टपकती हुई बूंदें लगातार उसके गले से बहकर नीचे की तरफ जा रही थीं। और इसके अलावा उसके हाथ की जो उंगलियां थीं, उनके ऊपर काफी लंबे लंबे नाखून थे, जो कि उन हड्डियों के अंदर पूरी तरीके से धसे हुए थे। अभी मैं नजरें चुराकर पीछे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरे बगल में बैठी हुई वो लड़की खाना खाते खाते वो अचानक से रुक जाती है और अपने मुंह में एक निवाला लेकर मेरी तरफ अपनी आंखों से देखते हुए उसको बिना चबाए ही मुझसे कहती है कि इस तरीके से पीछे की तरफ क्या देख रहे हैं, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही सच है। मुझसे ऐसा कहकर वो लड़की वहां पर एक अजीब सी हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगी थी। उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरे साथ ये जो दोनों औरतें बैठी हुई हैं, शायद ये कोई साधारण औरतें नहीं हैं। और ऊपर से मुझे ध्यान आता है कि घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि आज अमावस की रात है और आज की रात अक्सर सुनसान रास्तों पर छलावे, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, इस तरह की चीजें अपने शिकार की तलाश में घूमती हैं, जो कि कोई भी रूप लेकर किसी भी इंसान को भटका सकती हैं। अब एक बार फिर से मेरी बीवी की कही हुई वो बातें ध्यान में आते ही मैं समझ जाता हूं कि आज शायद जैसा उसने मुझसे कहा था, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ यहां पर हो रहा है। लेकिन तभी हंसते हंसते ही उस लड़की के मुंह से एक अजीब सी खून की लार टपकने लगी थी और वो खून की लार टपक कर मेरी आंखों के सामने ही वो जो टिफिन के अंदर खीर का कटोरा था उसके अंदर गिर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके खून की वो लार और उसकी बूंदें उस खीर के कटोरे के अंदर उस खीर में गिर रही थीं, तो उस खीर के अंदर गिरते ही उसमें से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था, जैसे कि वो कोई खून नहीं बल्कि कोई एसिड यानी कि कोई तेजाब हो। उस चीज को देखते ही अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही भयानक है और आज मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं जहां से शायद मैं जिंदा बचकर नहीं निकल पाऊंगा। अब जैसे ही मेरे सामने उस लड़की का वो रूप आया तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि धीरे धीरे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ना ही तो मेरा ट्रक के स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल था और ना ही एक्सेलेटर के ऊपर, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ट्रक की जो रफ्तार थी वो कम होने लगी थी और आगे जाकर ट्रक एक जगह पर रुक गया था। पर जैसे ही ट्रक उस जगह के ऊपर रुका तो मुझे पीछे की तरफ से उस औरत की जोर जोर से अजीब अजीब तरह के मंत्रों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस आवाज को सुनकर मैं पीछे की तरफ देखना तो चाहता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने वो जो लड़की बैठी हुई थी उसकी तरफ देखकर मेरी फिर से पीछे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उस लड़की का हुलिया भी धीरे धीरे बदलने लगा था और उस बदलते हुए हुलिये के साथ साथ वो लड़की
मेरे सामने एक बहुत ही भयानक हंसी में हंसने लगी थी। उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था और मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकती हुई मेरे कान की कनपटी से होकर मेरे गले तक आ रही थीं। लेकिन तभी उस लड़की के बगल से होते हुए जब मेरी नजरें बाहर तक पड़ती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर सड़क के बगल में एक शमशान घाट है और उस वक्त मेरा वो जो ट्रक था वो अपने आप ही उस शमशान घाट की दीवार के बगल में रुक गया था। अब जब मैंने वो चीज देखी तो मैंने ये बात सोच ली थी कि आज यही मेरी जिंदगी का अंतिम पल है और अब कुछ ही देर में शायद ये दोनों मुझे यहीं पर मारने वाली हैं। अभी मेरे बगल में बैठी बैठी वो लड़की जोर जोर से हंस ही रही थी कि तभी उसकी हंसी के बीच में ही अचानक से हनुमान चालीसा की आवाज गूंज उठती है और वो हनुमान चालीसा की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे फोन के अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे फोन के ऊपर मेरी बीवी का कॉल आ रहा था। पर जैसे ही वहां पर वो हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी तो अचानक से ही वो जो लड़की मेरे ट्रक के केबिन के अंदर बैठी हुई थी वो अपने दोनों कानों के ऊपर अपने हाथ रखकर जोर जोर से करहाने लगी थी और मेरी तरफ अपनी आंखों को फार फार कर देखते हुए अपनी गर्दन को ना में हिलाने लगी थी। अब मेरी बीवी के फोन को आता हुआ देखकर मैं उसको उठाना तो चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे यह भी समझ में आ गया था कि जैसे ही मैं इस कॉल को उठाऊंगा तो कॉल को उठाते ही ये जो हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही है ये आवाज आना बंद हो जाएगी और शायद जैसे ही हनुमान चालीसा की आवाज बंद होगी तो ये मुझे यहीं की यहीं मौत के घाट उतार देगी। पर लगभग 15 से 20 सेकंड तक जब लगातार वो हनुमान चालीसा की आवाज एक रिंगटोन के रूप में मेरे ट्रक के कैबिन के अंदर घूमती रही तो फिर वो जो लड़की थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो एक अजीब से काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई थी। जैसे ही वो वहां से गायब हुई तो उसके लगभग 4 से 5 सेकंड बाद ही फोन कट जाता है और वो आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही फोन कटा तो मैंने तुरंत ही अपने फोन को उठाया और मैं खुद से उसमें हनुमान चालीसा चलाने की सोचता हूं, लेकिन उससे पहले ही फिर से मेरी बीवी का फोन आ जाता है और जैसे ही इस बार फोन आता है तो मैं फोन को उठा ही लेता हूं और हाफते हुए काफी घबराई हुई आवाज में उस वक्त जिस हालत में मैं था उस हालत के बारे में मेरी बीवी को बताता हूं। मेरे मुंह से वो बात सुनते ही मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आपके ट्रक के अंदर डैशबोर्ड में मैंने एक लाल कपड़े के अंदर कुछ रख रखा है, आप जल्दी से उसको निकालो और अपने ट्रक के कैबिन के अंदर चारों तरफ बिखेर दो। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही तो मैं थोड़ा सा झुककर बगल वाली सीट के सामने लगे डैशबोर्ड को खोलता हूं और उसमें से वो लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली निकाल लेता हूं। जब मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ गेहूं के दाने और थोड़ी सी राख जैसी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे ही मुझे वो सब दिखाई देता है तो मुझे अपनी बीवी की फोन वाली बात याद आती है और मैं तुरंत उन दानों और राख को अपने ट्रक के कैबिन में चारों तरफ बिखेर देता हूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया कैबिन में बैठी वो लड़की तो काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, मगर ट्रक के पीछे जो औरत लाश के साथ बैठी थी वो अब भी वहीं मौजूद रहती है। वो उस लाश को एक बड़े से चाकू से सिर से लेकर पैर तक बीच में से चीर देती है और फिर उसमें कुछ चीजें भरने लगती हैं, जैसे कोई बैग में कपड़े भर रहा हो। उस दृश्य को देखकर मेरा दिल दहल जाता है। तभी मैं कैबिन और ट्रक के पीछे वाले हिस्से के बीच लगे शीशे को थोड़ा सा सरकाकर उन गेहूं के दानों और राख को पीछे की ओर फेंक देता हूं। जैसे ही वे गेहूं के दाने उस लाश और उस औरत की ओर जाते हैं, वो औरत काले धुएं में तो गायब नहीं होती मगर जोर जोर से कराहने और चीखने लगती है। उसकी चीख पूरी इलाके में गूंजने लगती है और जैसे ही वे गेहूं के दाने उस लाश से टकराते हैं वो लाश
वहीं से गायब हो जाती है। उसकी जगह ट्रक के अंदर छोटी छोटी लपटें उठने लगती हैं और वह औरत भी ट्रक के केबिन से कूदकर दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं आगे की ओर देखता हूं तो लगभग 5 से 10 कदम आगे वही लड़की जो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई थी, अब सीधी मेरे ट्रक के सामने खड़ी है। उसका चेहरा अब बेहद डरावना हो गया है और उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी मेरी बीवी फोन पर मुझसे कहती है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है और अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहती है कि ट्रक आगे बढ़ाओ और इसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाओ। मैं तुरंत अपनी बीवी की बात मान लेता हूं और ट्रक सीधा आगे दौड़ा देता हूं। लगभग 4-5 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद मैं उस फार्म हाउस तक पहुंच जाता हूं। वहां पहुंचने के बाद जब मैंने उन लोगों को अपनी आप बीती बताई तो वे हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं गलत समय में उस रास्ते से गुजरा था, क्योंकि उस रात अमावस्या थी और अमावस्या की रात में उस हॉस्पिटल के पास से गुजरने की गलती कोई नहीं करता। फिर वे मुझे बताते हैं कि वह हॉस्पिटल करीब 15 से 17 साल से बंद पड़ा है और उसमें उस वक्त जितने भी मरीज, डॉक्टर, नर्स और अन्य लोग जिंदा जले थे, उनकी आत्माएं आज भी उस स्थान पर भटकती रहती हैं। मगर वह औरत और वह लड़की कौन थीं? क्या वह दोनों उस हॉस्पिटल में जली हुई आत्माएं थीं, या फिर वह औरत उस लड़की और लड़के की आत्मा को काबू में करने वाली कोई तांत्रिक थी? यह बात आज तक एक रहस्य ही है। बस उस दिन से उस फार्म हाउस के मालिक ने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद कभी भी उस हॉस्पिटल के पास से रात में मत गुजरना। हालांकि उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल के ठीक सामने से उस गांव और फार्म हाउस तक कई बार गया हूं, मगर हमेशा दिन में गया हूं और उस स्थान से तेज रफ्तार में ही गुजरा हूं। कह सकते हैं कि उस दिन अगर मेरी बीवी की सूझबूझ न होती तो मैं उस रात मौत के हाथों में समा गया होता। तो दोस्तों, ये थी आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।